आज हम आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन में होता क्या कुछ है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारी बॉडी का एक सिग्नल होता है, जो हमें दे रही होती है कि बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, बॉडी के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस इन्फेक्शन को हमारे पास इस इन्फेक्शन के जो साइंस या सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं। नंबर वन इज रेडनेस, वो एरिया जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है, एक तो वो सूजा हुआ होता है, दूसरा वो रेड सा होता है। नंबर थ्री पे वो एरिया जरा हीटेड सा होता है, जरा गरम गरम सा होता है। और नंबर फोर पे ये होता है कि उस जगह पे हम लोगों को पेन हो रही होती है। ये चार साइंस हैं बेसिकली इन्फ्लेमेशन के। और ये हम लोगों का, हमारी बॉडी एक सिग्नल दे रही होती है कि बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई इस टाइम पे मसला चल रहा है, कोई गड़बड़ हो चुकी है। और ये सिम्टम्स हमारे पास किस वजह से आते हैं? ये सिम्टम्स हमारे पास इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के डिफरेंट जो से कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम अपने अपने साइंस एंड सिम्टम्स शो करवा रहे हैं, तो अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, और उस फंक्शन के नतीजे में हमारे पास ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब डिफरेंट तरह के जैसे टिश्यू डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ सिग्नल्स, इनेट के सिग्नल्स होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम के सिग्नल्स वगैरह होते हैं, वो सारे मिलकर हम लोगों की सिम्टम्स दे रहे होते हैं। और ये मीडिएटर्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, कंप्लीमेंट जो एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट हो गया, वो हमारे पास साइंस दे रहा होता है। कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाती है, लिपिड मीडिएटर्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स, ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्या करता है कि हम लोगों ने पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं कि वो माइक्रोफेजेस में होता है, न्यूट्रोफेज वगैरह में होता है, लाइसोसोम्स के अंदर। और जब किसी किस्म का कोई पैथोजन अंदर घुस जाता है हमारे सेल के अंदर, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सारा साइकिल चलता है, जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, या फिर हम लोग दूसरे मायने में दूसरे अल्फाज में इसको रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास विजुअलाइजेशन हो रही होती है, हाइपरटेंशन हो रही होती है, और हमारे पास हमारी बॉडी दूसरे सेप्टिक शॉक की तरफ भी जा रही होती है। इसी तरह एक और मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का, उसका नाम है ब्रेडिकाइनिन। और ये भी हमारे पास वेजोडाइलेशन कोज करता है, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये उनको डायलेट कर देता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और यानी कि इसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा उस एरिया में। जब जिस जगह पे हमारे पास ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, उस एरिया में फ्लशिंग होती है। तो आपने देखा होगा जब किसी जगह पे हम लोगों को इन्फेक्शन हुआ होता है, तो वो एरिया ज्यादा रेड रेड नजर आ रहा होता है। और इसके अलावा वहाँ पे वेस्क्यूलर लीक भी ये कोज करवाता है, और पेन भी हम लोगों को ब्रेडिकाइनिन कोज करवाता है। अब क्या होता है कि ये जितने भी मीडिएटर्स है ना, इन लोगों ने ये नहीं देखना कि किस किस्म का सिग्नल का क्या था। इनका जो काम है, जब ये एक्टिवेट होंगे, इन्होंने एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्ट अपना वो काम करना शुरू कर देना है। ओके। अब अगर हमारे पास एक दफा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, ये मीडिएटर्स आना शुरू हो गए हैं, उसके बाद फर्दर वो पैथोजन वहां पे मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा जो सा पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते रहेंगे। हमारी इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स के ऊपर मौजूद पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वैसे वो एक्टिवेट होते रहेंगे, और फर्दर जो सा है ना, हमारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आगे से आगे एम्पलीफाई होता रहेगा। अब हमारे पास मीडिएटर्स के अलावा साइटोकाइंस और कीमोकाइंस भी आते हैं। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस पे अभी हम लोग बिल्कुल आगे नेक्स्ट पे जाके बात करेंगे। साइटोकाइंस जो से होते हैं वो सेल टू सेल सिग्नलिंग के लिए काम आते हैं, और कीमोकाइंस जो से होते हैं वो हमारे पास दूसरे सेल्स को उस जगह पे रिक्रूट करवाते हैं, दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स को, या हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं, उनको उस जगह पे लेके आते हैं, ताकि उस जगह पे उस पैथोजन के साथ अच्छे से लड़ा जा सके। अब क्या होता है कि हमारे पास उस जगह पे हम लोगों को जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन है, उस जगह पे हम लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है ल्यूकोसाइट्स। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, उस जगह पे पैथोजन आ गया। अब पैथोजन उस जगह पे तो नहीं है, पैथोजन तो सॉरी, हमारे मेरे जो से ल्यूकोसाइट्स हैं, वो उस जगह पे तो नहीं है जिस जगह पे मेरा इस टाइम पैथोजन टिश्यू के अंदर मौजूद है। मेरे ल्यूकोसाइट मेरे ब्लड के अंदर पेट्रोल कर रहे हैं, वो मेरी ब्लड के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। अब क्या ऐसा अमल होगा कि जो से मेरे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो उस जगह पे ब्लड स्ट्रीम से निकल के उस जगह पे जहाँ पे पैथोजन मौजूद है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कैरी ऑन है, स्टार्ट हो रहा है, उस जगह पे कैसे जाएंगे ल्यूकोसाइट्स मेरे?
उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रावेजेशन, यानी कि ब्लड वेसल में से निकलने के अमल को हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रावेजेशन। और कौन निकल के वहां से जाएंगे ब्लड वेसल में से? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में से निकल के उस टिश्यू तक जाएंगे। अब इस प्रोसेस में हमारे पास 3 प्रोसेसेस आते हैं। नंबर 1 इज रोलिंग। नंबर 2 पे जो स्टेप आता है उसको कहते हैं एडहेजन। नंबर 3 पे आता है माइग्रेशन। रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग के अंदर हम मेरे पास जिनसे मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, और मॉलिक्यूल्स के जरिए से रोलिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिनसे मेरे ल्यूकोसाइट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, सिंपली मेरी ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहे हैं। अब मेरे ब्लड वेसल के अंदर जिनसे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कोई भी आया, उसकी वजह से मेरी ब्लड वेसल्स ने ये चीज देखी कि इस टाइम की बॉडी के अंदर कहीं ना कोई इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो उसकी मदद से क्या होगा कि उस टाइम पे मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर जो से सिलेक्टिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सिलेक्टिन क्या होता है? इनकी नेचर स्टिकी होती है, यानी कि एक किस्म की ये समझ लें कि ये उसको पकड़ने का काम करती है। ल्यूकोसाइड तो मूव करते जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग ल्यूकोसाइड को पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? सिलेक्टिन। वो और सिलेक्टिन के साथ जब हमारे ल्यूकोसाइड अपने लाइगेंड्स की मदद से बाइंड करते हैं, तो ल्यूकोसाइड्स की स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड एकदम से स्लो होने की वजह से वो रोल करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको नीचे से समझते हैं। ये मेरे पास एक मेरी ब्लड वेसल्स के सेल है, ब्लड वेसल है, और उसके अंदर ये सेल है, ये ल्यूमिन है उसका, और इसके अंदर ही मेरे पास सिंपली यूं करके ल्यूकोसाइड यहाँ से ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे पास कोई इंफ्लेमेटरी मीडिएटर आया, और मेरी ये एंडोथेलियम जो सेल्स हैं मेरे ब्लड वेसल्स के, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया कि किसी ना किस्म का हमारे पास कोई इंफ्लेमेटरी मीडिएटर आया है। उसकी वजह से क्या करेंगे कि सिलेक्टिंग की क्वांटिटी अपने जो से हैं एंडोथेलियल सेल्स अपने सरफेस के ऊपर बढ़ा देंगे, और उसकी वजह से जब ये इसके ऊपर जो लाइगेंड मौजूद है ये वाला, वो इसके साथ आके बाइंड करेगा। ये लाइगेंड है, और ये मेरे जो सा है सिलेक्टिंग का मॉलिक्यूल या रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करेगा। एकदम से इसकी स्पीड स्लो होगी, और ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता रोल करना शुरू हो जाएगा, और रोल करता हुआ एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करना शुरू होगा। सही हो गया। नंबर 2 पे क्या आएगा? हम लोगों ने बात की कि नंबर 2 पे एडहेजन का फर्स्ट स्टेप आता है। एडहेजन में क्या होगा कि मेरे इंटेग्रिन्स आएंगे, और इंटेग्रिन के साथ बाइंड करके एकदम से वो जिनसे पहले तो वो तेजी से मूव कर रहे थे ल्यूकोसाइड, सेलेक्टिन की मदद से वो रोल अप हुए और स्लो डाउन हो गए। नंबर 3 पे जो मेरे पास इंटेग्रिन्स आए, इंटेग्रिन के साथ बाइंड करके इनको एकदम से ब्रेक लगे। अब क्या हुआ कि इंटेग्रिन्स आए, और इंटेग्रिन्स की वजह से एकदम से इनको ब्रेक लग गई। जब इनको ब्रेक लग गई, उसके बाद ये रुक गए ब्लड वेसल के अंदर। अब तीसरा प्रोसेस होगा कि ये ब्लड वेसल में से निकल के आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये आगे की तरफ इसमें से क्या होगा कि मेरे ब्लड वेसल लिपोसाइड इसके अंदर रुक गए हैं, उसके बाद ये स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज करते हुए ये इसमें से निकल के बाहर टिश्यू के अंदर आ गए, और ट्रांसमाइग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीमोकाइन्स। नंबर 1 पे क्या हुआ कि ग्लूकोसाइड भाग रहे थे मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि वो रुके हुए नहीं होते हैं। नंबर 2 पे क्या होगा कि ये एक्स्ट्राविजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब हमारे ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, तो वो सिलेक्टिंग की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सिलेक्टिंग के साथ हमारे जो से ल्यूकोसाइड के लाइगेंड है वो बाइंड करेंगे, और वो तेज मूव करने से आगे आहिस्ता हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, और रोल करना शुरू कर देंगे। नंबर 3 पे क्या होगा कि इंटेग्रिन्स आएंगे। इंटेग्रिन्स उनसे हैं वो एकदम से हमारे ल्यूकोसाइड के साथ बाइंड करके उसको ब्रेक लगा देंगे, ल्यूकोसाइड वहीं पर रुक गए, अब वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मेरे पास ट्रांसमाइग्रेट करेंगे, यानी कि वो स्क्वीज आउट होके मेरे ब्लड वेसल में से निकल गए। ब्लड वेसल में से निकलने के बाद वो आगे ट्रांसमाइग्रेट करके जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन है उस वाले टिश्यू में मूव कर जाएंगे। अब हम लोगों ने एक्स्ट्राविजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया, कैसे हमारे ल्यूकोसाइड वहां से हमारे ब्लड वेसल में से निकलकर वापस आते हैं, और फिर कैसे वो साइटोकाइंस और कैसे फिर हमारे पास उस जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है, और उस प्रोसेस में क्या प्रोसेस का नाम है? एक्स्ट्राविजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस बेसिकली क्या है? ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करवाने का एक मोड है।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे पास हमारे कंप्यूटर की भी अ, एक लैंग्वेज होती है अपनी। इस तरह हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम की अपनी एक लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज के बेसिक जो चीज है, जो बेसिक लैंग्वेज वो हमारा इम्यून सिस्टम यूज कर रहा होता है ना, वो है साइटोकाइंस। सही है। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझ कर आगे ऐसा सारा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, हर चीज बना रहा होता है, वो लैंग्वेज है साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस हमारे पास सेल टू सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन का एक मोड है। ये हमारी इन्फ्लेमेशन को ज्यादा भी कर सकते हैं और ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी के अंदर पैथोजिन आ गया, और पैथोजिन काफी सारे हैं और आई जा रहे हैं, तो साइटोकाइंस क्या करेंगे, दूसरे सेल को सिग्नल करेंगे कि पैथोजिन खत्म नहीं हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाओ। और लेट्स सपोज अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा इन्फेक्शन दूसरा बॉडी में से खत्म होता जा रहा है और मैं ठीक होती जा रही हूँ, तो ये साइटोकाइन दूसरे सेल को सिग्नल करेंगे कि हाँ भी हम लोगों का आराम आता जा रहा है, अब फर्दर किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करो। सही हो गया। यानी कि सेल टू सेल सिग्नलिंग के लिए जो चीज यूज की जा रही है साइटोकाइंस है वो। अब हमारे जो एपिथेलियल सेल, बैरियर सिस्टम के जो से सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, इसके अलावा इनेट इम्यून सिस्टम के जो से सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट वगैरह, वो सारे आपस में मिलकर काम करते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे साइटोकाइंस बनाकर हम लोगों को डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। सही है। अब जैसे हमारे ये साइटोकाइंस होते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल से दूसरे सेल को एक्ट कर रहे होते हैं ये, या फिर ये अपने ऊपर ही एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग इनको क्या कहेंगे कि या तो ये पैराक्राइन है, यानी कि अपने नेबरिंग सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये बहुत दूर वाले सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग इसको कहेंगे या तो ये पैराक्राइन है, या फिर ये अपने ही सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उसी वाले सेल के ऊपर कुछ उसमें से बनकर उसी वाले सेल को कह रहे हैं कि फर्दर इन्फ्लेमेशन को इनहेंस करो या फिर इन्फ्लेमेशन को खत्म करने की कोशिश करो, सिग्नल्स को रोक दो या सिग्नल को ज्यादा करो, तो इसको कहेंगे ऑटोक्राइन। अब क्या होता है कि साइटोकाइंस एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्ट किया ना, यानी कि अपने ही सेल के ऊपर एक्ट किया या फिर अपने साथ में से पड़ा हुआ है सेल उसके ऊपर एक्ट किया, और जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन रुक गई तो इन्होंने या फिर अपने साथ वाले सेल्स को बोला कि अपना जो सा सिग्नलिंग प्रोसेस रोक दो, और अपना ये जो भी तुम काम करे उसको रोक दो, या फिर अपने ही सेल को इन लोगों ने टर्न ऑफ कर दिया। अब हम लोग जब इसको देखें तो स्टार्टिंग में क्या होता था इनका नोमेनक्लेचर में, कि जो भी जिस चीज में वो डिस्कवर होते थे ओरिजिनली, जो भी फंक्शन के लिहाज से वो डिस्कवर हुआ उसके लिहाज से उसको नेम दे दिया। लेकिन अब इनको सबको इंटरल्यूकन के लिहाज से नेम दिया जाता है, और जैसे जैसे डिसीज प्रोसेस के लिहाज से या फिर टाइम के लिहाज से हुए, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे कोई इंटरल्यूकन साइटोकाइन डिस्कवर हुआ, तो उसको हम लोग कह देंगे इंटरल्यूकन 1। उसके बाद दूसरी में जो सा डिस्कवर होगा उसका कह देंगे इंटरल्यूकन 2, ऐसे कर करके इसको नाम दे दिया। तो नेमिंग को इसकी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइटोकाइन्स है कौन कौन से और ये काम क्या क्या करते हैं। सबसे ये पहले हम लोग बात करेंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, और सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस किसके जरिए से होता है, मैक्रोफेजेस से। अब इसके इफेक्ट किस तरह के आएंगे वो डिपेंड करता है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। लो कंसंट्रेशन पे ये डिफरेंट तरह के अपने इफेक्ट्स दे रहा होता है, और हाई कंसंट्रेशन पे इसके इफेक्ट डिफरेंट तरह के होते हैं। लो कंसंट्रेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या करता है। लो कंसंट्रेशन में क्या करता है कि हम लोगों ने पीछे बात की थी ना कि इंफ्रेग्रिन्स आते हैं, सेक्टिन्स आते हैं और एडहेसिन्स आते हैं, ये चीजें क्या करती हैं तो उस जगह पे हमारे ल्यूकोसाइट को क्वांटिटी को बढ़ाती है। सही है। तो लो कंसंट्रेशन पे ये क्या करेंगे, एडहेसिन यानी कि सिलेक्टिंग मॉलिक्यूल की क्वांटिटी एंडोथेलियल सेल्स में ज्यादा कर देंगे, और न्यूट्रोफिल्स को कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल के साथ एडहेयर होके इन्फेक्शन वाली साइट पे पहुंचो। और इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट को एक्टिवेट करवाते हैं, और ये फीवर भी कॉज करते हैं क्योंकि ये एंडोजेनस पायरोजिन भी है। ठीक है। ये काम भी तब करें जब ये लो कंसंट्रेशन में है। लेकिन अगर कंडीशन ज्यादा बुरी है बॉडी के अंदर, तो ये हाई कंसंट्रेशन में होंगे, और हाई कंसंट्रेशन पे इनके इफेक्ट डिफरेंट होंगे। हाई कंसंट्रेशन में ये सेप्टिक चोक कॉज करते हैं, एंडोटॉक्सिन इंड्यूस सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, एंडोटॉक्सिन हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक बुनियादी कंपोनेंट होता है जिसको हम लाइपोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं।
या क्या करेंगे, ये शॉक कॉज करवाएंगे, हाई ग्रेड फीवर, हाइपोटेंशन कॉज करवाएंगे, और क्या होगा, उस जगह पे ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये शॉक कॉज करवाएंगे हाई कंसंट्रेशन में। इसके अलावा टीएनएफ अल्फा यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को हम लोग केकेक्टिन भी कहते हैं। केकेक्टिन हमारे पास एक हार्मोन है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को देख रहा होता है कि किस तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा टीएनएफ अल्फा है ना, वो केकेक्टिन के तौर पे ऐसे एक्ट करेगा कि वो हमारे पास लाइकोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू के अंदर जैसे फैटी एसिड की तोड़फोड़ नहीं होगी। जब उसका वो मेटाबोलाइज ही नहीं हुआ तो लिपिड हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग लिपिड यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो क्या होगा कि उस दौरान, उस इन्फेक्शन के दौरान हम लोग वीक हो जाएंगे, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। और आपने देखा होगा ना, जब हम लोगों को इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि हमारे जो से बॉडी के डिफरेंट मेडिएटर्स अक्सर होते हैं, साइटोकाइंस, वो एज अ केकेक्टिन भी एक्ट करते हैं, और वो डिफरेंट हमारे मेटाबॉलिज्म के कंपोनेंट है उनको इनहिबिट कर सकते हैं। सही हो गया। अब नंबर 2 पे इसका नाम से जब हम लोग देखेंगे तो उसमें है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, यानी कि ट्यूमर सेल्स की नेक्रोसिस करवाता है। अब क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स के पास ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा जा रहा होता है, तो ये टीएनएफ अल्फा क्या करता है कि उस जगह पे कोएगुलेशन करवा देता है। जब कोएगुलेशन आई तो यानी कि ब्लड वेसल उस जगह से रुक गई, ब्लड वेसल वेसल जो सी उस जगह से ब्लॉक हो गई। जब वो ब्लॉक हो गई तो आगे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। जब वहां पे ब्लड फ्लो नहीं होगा, उस जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, वो एरिया नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ट्यूमर सेल्स या ट्यूमर टिश्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, टीएनएफ की मदद से नेक्रोसिस हो जाएगी उसकी। अब हम लोग बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1 की। ये भी हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, और ये क्या है कि हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में पैदा होता है। आम रूटीन में जब किसी किस्म का कोई प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में जब हमारे पास इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाना जरूरी होता है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में करवाने के लिए क्या होगा, हम लोगों को पता है कि नोड लाइक रिसेप्टर्स हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई पैथोजन ये वाला सेल के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेल के अंदर पैथोजन जाएगा तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे NLRs, नोड लाइक रिसेप्टर, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमासोम। डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमासोम। जब ये बनता है इन्फ्लेमासोम तो ये एक चेन स्टार्ट कर देता है डिफरेंट रिएक्शंस की, और इसी के नतीजे में हमारा जो सा इंटरल्यूकिन था वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद था, वो एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ओके, इंटरल्यूकिन जो हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या करेगा, ये स्टिकीनेस यानी कि ल्यूकोसाइट्स को ल्यूकोसाइट्स की ब्लड वेसल के साथ उसके एंडोथेलियल सेल के साथ स्टिकीनेस बढ़ा देगा। यानी कि अगर हम पिछला रिवाइज करेंगे तो ये सेलेक्टिन्स, इंटेग्रिन्स वगैरह और कीमोकाइंस की कंसंट्रेशंस को बढ़ा देगा। जब ये बढ़ा देगा तो क्या होगा, इंटर्न हमारे पास हमारे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। ओके, और टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ की तरह हमारा जो इंटरल्यूकिन 1 है वो भी एक पायरोजिन है, यानी कि ये भी फीवर कोज करता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरल्यूकिन 6 की। ये भी हमारे पास एक साइटोकाइन है, और ये हमारे पास एज एक्यूट फेज प्रोटीन के तौर पर एक्ट करता है। यानी कि ये क्या करता है कि हमारे पास हमारी एक्यूट फेज प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स वगैरह से ये बनता है, और उसके बाद और भी डिफरेंट तरह के सेल से बनने के बाद, यानी कि जब भी इंफेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, तो ये इन सेल से बना और इसने एक्यूट फेज प्रोटीन को बढ़ा दिया। अब एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होती है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स वो होती हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास हमारे इन्फेक्शन के दौरान या तो ज्यादा होती है या कम होती है। अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो हम लोग इनको कहेंगे पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अगर इनकी क्वांटिटी कम हो गया तो हम लोग इनको कहेंगे नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अब ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है,
नंबर 1 पे तो उसने क्या किया, एक्यूट फेज प्रोटीन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया और ये न्यूट्रोफिल्स को भी ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा कर दी, यानी कि न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हुए तो ज्यादा इन्फेक्शन के साथ लड़ने की या पैथोजन के साथ लड़ने की एबिलिटी ज्यादा हो गई। तो ये क्या करेंगे, बोन मैरो को सिग्नल करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल को बढ़ाओ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस पैथोजन के अगेंस्ट, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी के जो है ना लड़ सके। और इसके नतीजे में हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं ना कि ल्यूकोसाइट बढ़े हुए हैं तो यानी कि इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट्स किस वजह से बढ़ते हैं, ये साइटोकाइंस की वजह से, इंटरल्यूकिन 6 की वजह से। ये क्या कर रहे होते हैं, और डिफरेंट और भी साइटोकाइंस हैं जो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास हमारे ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं, बोन मैरो को सिग्नल कर रहे होते हैं कि ल्यूकोसाइट्स की जो सी है प्रोडक्शन उसको ज्यादा कर दो, और इसके नतीजे में हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास मजीद साइटोकाइंस हैं जिसमें हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ गया, इस तरह की ये हो गई। अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे बेसिकली हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स को यानी कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स वगैरह को, न्यूट्रोफिल्स को, इन सबको ज्यादा बढ़ाएंगे, इनकी प्रोडक्शन बोन मैरो से ज्यादा करवाएंगे। इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज सीएसएफ जो सा है ना, वो हमारे पास हमारे मोनोसाइट की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाएगा। मोनोसाइट ज्यादा बने तो मतलब कि मैक्रोफेजेस भी ज्यादा बने और डेंड्रिटिक सेल्स भी बने। अब नंबर 3 पे हम लोगों ने आगे बात करनी है इंटरफिरोन्स की। इंटरफिरोन्स हमारे पास एंटीवायरल साइटोकाइंस होती हैं। इनको हम लोग इंटरफिरोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं। किस चीज में इंटरफेयर करते हैं, ये वायरस की रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करते हैं, इस वजह से ये इनकी नेचर ही एंटीवायरल होती है। दो तरह के इंटरफिरोन्स होते हैं, इंटरफिरोन अल्फा एंड सॉरी टाइप 1 इंटरफिरोन्स। उसमें हमारे पास आगे दो तरह के इंटरफिरोन्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा। और नंबर 2 पे हमारे पास टाइप 2 इंटरफिरोन्स आते हैं, और टाइप 2 इंटरफिरोन में हमारे पास गैमा इंटरफिरोन आता है। और गैमा इंटरफिरोन का सबसे मेन काम जो है वो है हमारे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाना। अब इंटरफिरोन टाइप 1 जो से हैं वो हमारे पास क्या काम कर रहे होते हैं, वो वायरस को डिटेक्ट करने के बाद हमें हर तरह से ये कोशिश कर रहे होते हैं कि सेल को वायरस से बचाया जाए। अब ये किस किस तरीके से ये काम करेंगे, वो डिफरेंट हैं, जिनमें से ये हो सकता है नंबर 1 पे जो हमारे पास वायरस का न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डिग्रेड कर दिया जाए, उसके मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाए ताकि वो रेप्लिकेशन ही ना कर पाए। नंबर 2 पे लेट्स सपोज वो रेप्लिकेशन करके मैसेंजर आरएनए तक पहुंच चुका है, तो आगे मैसेंजर आरएनए से उसकी प्रोटीन ही ना बनवाने दी जाए, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाए। और नंबर 3 पे क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज वो वायरस नहीं रुक रहा सेल के अंदर, तो सेल को ही एप्रोप्टोज करवा के सेल की डेथ करवा दी जाए। सही है, यानी कि हर तरह से ये कोशिश करनी है कि बॉडी को उस वायरस के इफेक्ट से बचाया जाए, चाहे वो उसकी रेप्लिकेशन को रोक के हो, चाहे वो उसकी ट्रांसलेशन को रोक के हो, चाहे वो सेल को ही किल करवा के हो। हर तरह से कोशिश ये की जाए कि वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ना वो दूसरे सेल को इफेक्ट ना कर सके, या तो सेल को बचाया जाए, अगर सेल को हम नहीं बचा पा रहे तो सेल को किल करके दूसरे सेल को इससे बचाया जाए। इसके अलावा इंटरफिरोन्स क्या करते हैं, इंटरफिरोन्स हमारे मैक्रोफेजेस के ऊपर या अ, हमारे जो से सेल्स हैं उनके ऊपर एमएससी जो से प्रोटीन्स हैं उनकी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे ही एमएससी ज्यादा हुआ, एमएससी ज्यादा होने के बदले में ज्यादा पेप्टाइड हमारे पास हमारे सेल के ऊपर आएंगी, और ज्यादा जो सी पेप्टाइड ज्यादा हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसको देख सकेगा, और जितना ज्यादा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसको देखेगा उतना ही ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। और इंटरफिरोन टाइप 2 में हमारे पास गैमा इंटरफिरोन आता है जिसका मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाता है।